अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप सब लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। स्पोर्ट्स 360 की तरफ से पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, आपको पता है कि अपकमिंग सीरीज है पाकिस्तान की, जहां पर अगर बात करें पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड तो पिंडी के शायकीन को बेसब्री से इस सीरीज का इंतजार है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि बारिश का जो मजा है वो कहीं ना कहीं बारिश इसका मजा किरकिरा जरूर करेगी। इस वक्त बारिश लगातार चल रही है, पिंडी में प्रैक्टिस सेशन भी आज कैंसिल हुआ। न्यूजीलैंड सीरीज की अगर बात करूं, इंपॉर्टेंट इसलिए कि पाकिस्तान का काकुल के बाद आपको पता है एक बड़ा तगड़ा स्क्वाड आपको नजर है। जरूर इसमें इफ्स एंड बट्स हैं, लोगों की अपना एक पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन कप्तान बाबर आजम है, मोहम्मद आमिर वापसी कर रहे हैं इस वक्त स्क्वाड की, और साथ ही साथ इमाद वसीम भी स्क्वाड में वापस कर रहे हैं। हारिस रऊफ अनफॉर्चुनेटली अपना रिहैब अपना मुकम्मल करेंगे। लाहौर में तो एक डिफरेंट स्क्वाड आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ नजर आएगा। खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसकी भी रहनुमाई होगी। इसके अलावा अगर बात करें वेस्ट इंडीज वुमेन्स टीम का दौरा पाकिस्तान, हेली मैथ्यूज की कैप्टनशिप में इस वक्त वेस्ट इंडीज टीम पाकिस्तान में मौजूद है, जहां पर आज प्रैक्टिस सेशन जारी है कराची में। और अगर बात करूं सीरीज की तो 3 वनडे 5 T20 मैचेस खेले जाने हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी पाकिस्तान के लिए। हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि बेशक वेस्ट इंडीज की टीम एज सच स्ट्रांग नहीं है जो कि जानी जाती थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान ने इसके बाद मेंस टीम के साथ पाकिस्तान वुमेन्स ने भी ट्रैवल करना है इंग्लैंड में, जहां पर पाकिस्तान वुमेन्स ने इंग्लैंड की वुमेन्स टीम के साथ खेलना। एक बड़ी तगड़ी सीरीज होगी क्योंकि इंग्लैंड आपको पता है एक बड़ा स्ट्रांग टेस्ट नेशन फीमेल्स के अंदर भी जाना जाता है। अगर बात करें अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए, पाकिस्तान टीम का कराची में ट्रेनिंग कैंप इस वक्त जारी है और इस वक्त आपको पता है हेड कोच की बात करूं तो बहुत से मिक्स एंड मैचेस यहां पर बात होती है कि पुराने जो ऑल्टमन थे उनको वापस लाया जाए, फिर नए हेड कोच की तरफ भी आपको पता है इस वक्त तलाश जारी है पाकिस्तान हॉकी टीम की। और बड़ा इंपॉर्टेंट है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए। अगर मैं प्रीवियसली हिस्ट्री की बात करूं तो आप सब जानते हैं, हमारा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान ने एक दफा राज किया पूरी दुनिया के अंदर। अगर हॉकी की बात करें, चाहे वर्ल्ड कप से लेके एशिया कप से लेके ओलंपिक तक को पाकिस्तान ने हमेशा राज किया हॉकी के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डाउनफॉल पाकिस्तान हॉकी के ऊपर आया तो बड़ी मुश्किलात आपको नजर आती हैं। लीग हॉकी बहुत इंपॉर्टेंट है वापस पाकिस्तान की डेवलपमेंट हॉकी के लिए। लास्टली अगर बात करें तो अजमल सैमुअल एशिया के पहले डिसेबल पैराग्लाइडिंग पायलट बन गए हैं और बड़ी बात है यहाँ पर क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपना ये जो कारनामा सर अंजाम दिया। और अगर बात करूं अजमल की तो इन्होंने अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़ रहा था कि 1987 में एक ट्रैफिक हादसे में इनकी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई थी। और एक बड़ी बात है कि डिसेबिलिटी को उन्होंने अनफॉर्चुनेटली बर्डन नहीं समझा, चैलेंज लेके ये चीज़ जो सा इसको अपना सरंजाम दिया। और बड़ी बात होती है कि जब हम बात करते हैं ऐसे एक टची अपना स्पोर्ट्स के अंदर खास करके ऐसे लोगों की बात करें तो डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है और इसको अगर आप अपना सवार ना करें सर के ऊपर, मैं कहता हूं तो आप बहुत से अपना कारनामे पूरी दुनिया के अंदर सरंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा एक जबरदस्त अपना इस वक्त जो अगर बात करें अजमल सैमुअल की तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक परफॉर्मेंस यहां पर दिखाई। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज है। सबकी नजरें इसके ऊपर क्योंकि पाकिस्तान का जो स्क्वाड इस वक्त तैयार हुआ है उसने आगे वर्ल्ड कप भी खेलना है, इंग्लैंड सीरीज भी खेलने जानी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की साबिक कप्तान, हमारे शो का परमानेंट हिस्सा सना मीरा। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईद मुबारक। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन करें मलिक खुरम शहजादा क्रिकेट एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक खुरम भाई। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। कप्तान आजकल कप्तान हो रहा है पाकिस्तान के अंदर लेके बहुत से रद्द-ए-अमल आपको बता रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि शायद खेले ना खेले पहला मैच रेस्ट उनको दिया जाए। अगर कैंप की बात करूं तो कैंप कैसा देख रही है पाकिस्तान? मोहम्मद आमिर की भी वापसी हो रही है, इमाद वसीम की वापसी हो रही है, लेकिन हारिस रऊफ का ना होना कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए अभी जिस तरह की आपके पास फास्ट बोलेंगे, अभी हारिस रऊफ का रेस्ट करना है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू आएगा नहीं आपको, क्योंकि एक तो पहली बात है न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम आई नहीं है आपके पास। मोहम्मद आमिर की वापसी है, इमाद वसीम नया बॉल कर सकते हैं, नसीम शाह फिट होके वापस आ चुके हैं, शाहीन शाह को वर्कलोड मैनेज करके देखेंगे। और जो इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पिंडी के जो मैचेस हैं यहाँ पर लग ये रहा है कि बड़ा मुश्किल होगा मैच होना, क्योंकि सिर्फ कल की एक धूप जो है वो प्रेडिक्टेड है, उसके बाद फिर बारिशों का एक स्पेल है अगला पूरा वीक। तो ये एक ऑब्वियसली मसला ज़रूर होगा पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि आप ये मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। न्यूजीलैंड इसको बिल्कुल फ़र्क तरह से देख रहा है, उन्होंने एक तरह से डेवलपमेंट स्क्वाड यहाँ पे भेजा हुआ है, इनमें से कुछ प्लेयर्स ही T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, ये उनकी 11 फॉर्मेशन के लिए ये नहीं है टूर्नामेंट। हमारा उसके बरक्स ये जो टूर्नामेंट है, बाबर आजम को कप्तानी वापस मिली है, उनको एक ग्रिप अपनी दिखानी पड़ेगी टीम के ऊपर और उसके लिए मैचेस होने बड़े ज़रूरी हैं। बट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल ही नज़र आ रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट खुरम भाई, अगर मैं थोड़ा सा मुझे पता है न्यूजीलैंड की बात हो रही है कि शायद उनकी सी टीम है या बी टीम है, उनके मेन प्लेयर्स तो आपको पता है इस वक्त IPL खेल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान टीम पे अगर आना चाहूँ, सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है तो आप कुछ न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर बात करूँ वो ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है, तो आप चेंजेस देखेंगे कुछ पाकिस्तान टीम में?
कि लड़कों को मौका मिले? नहीं, बिल्कुल सही कहा सना ने। देखें, आपको पता है कि रीअपॉइंट हुए हैं बाबर आजम एज ए कैप्टन, और बाबर आजम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और स्पेशली देखिए न्यूजीलैंड, आपने सही कहा कि फुल स्क्वाड नहीं आया है, काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं 9 प्लेयर उनके IPL में बिजी हैं, पर ये भी टीम जो आई है सारे जो हैं डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करके आए हैं। और सबसे अच्छी खुशहाल बात है कि पाकिस्तान ने जो है इस स्क्वाड के अंदर जो है अपने जो डोमेस्टिक और PSL के जो परफॉर्मर्स हैं उनको चांस दिया है कि उस्मान खान की जिस तरह से रिसेंट परफॉर्मेंस रही है, फिर उसके अलावा इरफान नियाजी जो डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया है, फिर PSL में परफॉर्म किया है, और फिर देखें अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं पाकिस्तान के लिए। स्पेशली देखिए ओपनिंग के हवाले से काफ़ी हो रहा था कि काफ़ी सारे लोग कॉम्बिनेशन भेज रहे थे कि पाकिस्तानी टीम क्या इसके अंदर यूटिलाइज़ करता है। फिर दूसरे देखें शहनशाह अफरीदी के हवाले से देखिए कैप्टनशिप से भी हटे हैं, फिर उन्होंने अपनी पेस को भी उन्होंने रीगेन किया है, तो ये भी देखा जा रहा है कि उनको 2-1 मैचेस के लिए वो रेस्ट भी देंगे। और लेट्स ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान क्या फर्दर जो है फाइनल कॉम्बिनेशंस में अप्लाई करता है। कप्तान, अगर थोड़ा सा न्यूजीलैंड पे आप बात, मैं पाकिस्तान पे आना चाहूंगा लेकिन न्यूजीलैंड पे करना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है ट्विटर पे मिक्स एंड मैचेस चीज़ आपको पता चल रही होती है। मैं मानता हूँ खुद भी कि वो टीम नहीं है जो कि न्यूजीलैंड का एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड जाना जाता है। ICC का इसमें ऑब्वियसली इतना ज़्यादा लेन देन नहीं होता क्योंकि सीरीज़ है, बायलैटरल सीरीज़ है यहाँ पर। लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की बात करूँ, क्या न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं बनता था कि अपने प्लेयर्स को वर्ल्ड कप जब सर के ऊपर है तो थोड़ा सा इंटैक्ट रखता कि यार नेशनल ड्यूटी पहले है, बाद में फिर आपकी लीग क्रिकेट है? देखिए, अब डिपेंड करता है कि आप प्रेपरेशन प्लेयर्स की किस तरीके से करा रहे हैं। अगर आप लीग क्रिकेट की बात करें, जिस लीग में वो खेलने गए हैं वहाँ पर हाई प्रेशर गेम्स हैं। वहाँ पे अगर आप देखें तो क्राउड इतना ज़्यादा आता है कि क्राउड का एक प्रेशर हैंडलिंग, वो चीज़ें प्लेयर्स की बड़ी अच्छी तरीके से वहाँ पे एड्रेस हो जाती हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आपने अपने प्लेयर्स की तैयारी किस तरह से करानी है। पाकिस्तान टीम एक नो डाउट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग यूनिट है यहाँ पर बात यही आ जाती है कि एट द एंड, क्योंकि वहाँ पर प्लेयर एसोसिएशंस मौजूद हैं, वहाँ पर वही बात है कि ये टूर, अगर आपको याद हो तो ये मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ उस प्रोग्राम में, कि ये टूर उस टूर की वजह से हो रहे हैं जो एक दफ़ा न्यूजीलैंड की टीम कैंसिल होके गई थी। उसकी वजह से बार बार जब ये टूर्स आ रहे हैं तो शायद ये उस तरह से स्केड्यूल थे भी नहीं। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हों या ऑफिशियल्स हों, वो अगले 3-3, 5 साल के हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं और NOCs देते हैं। तो अगर किसी प्लेयर को आपने NOC दे दिया, बाद में टूर रखा गया, तो आप उसका NOC उस वजह से कैंसिल नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने कहा ना कि नाजरीन को भी अपना कुछ समझनी चाहिए चीज़ें। ये वो टूर्स हैं जो कि बार बार रीस्केड्यूल हो रहे हैं, जो कि इशू बना था। आपको याद है न्यूजीलैंड सीरीज पाकिस्तान एक अधूरा टूर छोड़ के वापस गई थी। खुरम भाई, बैक ऑन द स्क्वाड अगर आना चाहूँ, पाकिस्तान की बात करूँ, बहुत ज़्यादा बात हो रही है पाकिस्तान स्क्वाड को लेकर। आमिर भी वापस आ रहे हैं, इमाद वसीम भी वापसी कर रहे हैं स्क्वाड में, लेकिन एक नाम मिसिंग है, आमिर जमाल का। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि आमिर जमाल की जगह बननी चाहिए पाकिस्तान टीम में, लेकिन जब काकुल से खबरें आ रही थी, मैंने भी यहाँ बैठ के कहा था कि मैं परेशान था, ऐसा अगर चीफ सेलेक्टर बैठा होता कि यार मैं किसको चांस दूं और किसको चांस ना दूं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। आमिर जमाल की रिसेंटली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। स्पेशली आपने अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे भी देखा जिस तरह से उन्होंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी है। फिर रिसेंटली जो PSL हुआ है तो उन्होंने बैट और बॉलिंग दोनों में उन्होंने परफॉर्मेंस की है, तो उनको होना चाहिए था। आपको पता है T20 फॉर्मेट में स्पेशली जो है काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं, स्पेशली जो आपके ऑलराउंडर्स हैं। और खुशैन बात ये है कि देखें आमिर का कम बैक हो रहा है, और दूसरा आपका इमाद वसीम का, जिस तरह से उनकी T20 में परफॉर्मेंस है, जिस तरह से रिसेंटली उन्होंने PSL में परफॉर्म किया, स्पेशली इमाद वसीम के हवाले से मैं करना चाहूँगा, बैक टू बैक उन्होंने मैचेस जितवाएं। देखिए अल्टीमेटली चॉइस है। पाकिस्तान काफ़ी अरसे से देखिए लैक कर रहा था कि एक अच्छा स्पिनर, एक स्पिन ऑलराउंडर जो है पाकिस्तानी टीम के अंदर हो, और इमाद वसीम के आने से वो चीज़ जो है फुलफिल हो जाएगी। कप्तान, थोड़ा सा आमिर जमाल भी बात करना चाहूँ। अगर मैं पूरे स्क्वाड की अगर बात करूं, मुझे पता है कि इंटैक्ट स्क्वाड है आपका, तगड़ा स्क्वाड है। उस्मान खान भी वापस आ रहे हैं, आजम खान को फिर यहाँ पर चांस दिया गया। वो बात होती है कि वो कैरेबियन लीग में बेहतर खेलते हैं, उनको विकेट्स का पता है वर्ल्ड कप की। लेकिन आमिर जमाल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट था, उनको ड्रॉप करना मुझे हजम नहीं हो रहा। बिल्कुल, आई थिंक मैं खुद समझती हूँ कि एक जेन्युइन ऑलराउंडर जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता हो, वो आपके पास अब आ चुका है आमिर जमाल की शक्ल में। ठीक है, T20 क्रिकेट में उनका एक जो वीक पॉइंट है वो उनकी इकोनॉमी है। 10 से ऊपर की इकोनॉमी से वो बॉलिंग करते रहे हैं पिछले 1-2-1.5 साल में, और शायद वही उनका जो है वो अनफॉर्चुनेटली रीज़न बना होगा। अदरवाइज़ फिटनेस के हिसाब से आप देखें वो सुपर फिट हैं। बैटिंग का एक बहुत बड़ा एज उनको है। अब मसला ये आता है आपके पास कि जब आप अपने इस वक्त करंट टीम को देखते हैं तो आपको मोहम्मद रिजवान को भी फिट करना है, फ़खर जमान को भी फिट करना है, साइम अयूब हैं, फिर आपने उस्मान खान को ले आए हैं, शादाब ऊपर बारी करना चाहते हैं, इमाद वसीम वापस आ गए। तो इस वजह से आई गेस आमिर जमाल की जगह शायद इनको बनती हुई नज़र ना आए। लेकिन अगर हम टॉप 5 बैटर्स में से एक को कम करके और ऑलराउंडर्स को ऊपर लेके आते हैं तो फिर आमिर जमाल की जगह बन सकती है। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कप्तान के दिमाग में फॉर्मेशन क्या है।
जितना बाबर आजम को देखा है वो स्पेशलिस्ट के साथ ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो 4 से 5 स्पेशलिस्ट बैटर्स के साथ फिर बीच में 2-3 मैक्सिमम 2 या 3 ऑलराउंडर्स को लेके जाएंगे। सलमान अली आगा को भी ड्रॉप हुआ है, हमने देखा है, तो आई थिंक ये रीज़न ज़रूर बना होगा। लेकिन अदरवाइज आई थिंक आमिर जमाल एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको तीनों फॉर्मेट्स के लिए आप एक जेन्युइन ऑलराउंडर के तौर पर ट्रेन कर सकते हैं। खुरम, लेकिन हमेशा एक बात की जाती है ना कि जब आपका प्लेइंग 11 ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती है जब आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग हो। जैसे हम आमिर जमाल की बात मैं कर रहा हूँ, आगा सलमान की बात करूँ, आगा का भी आपको पता बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आगा सलमान ने जिस तरीके से अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया है, अपने आप को एक बड़ा तगड़ा अपना बैट्समैन T20 का भी उसने बताया कि मैं कैपेबिलिटी है, उनको भी टीम का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात है कि आपका बैकअप इतना तगड़ा है कि वो अपना जो आपके प्लेइंग 11 है उनको ओवरटेक कर सकता है। नहीं, बिल्कुल कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, स्पेशली देखें T20 के हवाले से। आपको पता है T20 में तो पाकिस्तान हमेशा से फेवरेट रहा है, 2007 से लेके जब से आपका T20 वर्ल्ड कप वगैरह स्टार्ट हुआ है, और हमेशा से हॉट फेवरेट रहा है। स्पेशली आप देखें ओपनर्स देखें, पाकिस्तान के पास इस वक्त भरमार है ओपनर्स की। फिर अगर मिडिल ऑर्डर में देखें, पाकिस्तान के पास अच्छे पावर हिटर हैं, जिस तरह से आपके इफ्तिखार हैं, फिर आपके इमाद वसीम है, वो भी बड़ी चीटिंग करते हैं। फिर स्पिन के अंदर देखें आपके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन आ गया, देखें इब्रार भी आपके मौजूद हैं, शादाब खान भी मौजूद हैं, और फिर आपके उसामा मीर भी। अब ये आपने कॉम्बिनेशन देखना है कि आपने किसको अप्लाई करना है। देखें रिसेंटली आपको पता है कि उसामा मीर ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग में PSL के अंदर, और अपनी फॉर्म को काफ़ी अच्छा रिगेन किया है शादाब खान ने, तो एक अच्छा इनके दरमियान भी एक टाई रहेगी। कप्तान, अगर ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करूं, साइम पे खाली पाकिस्तान नहीं, माइकल वॉन का मैं बयान सुन रहा था, गिलक्रिस्ट ने भी उनके बारे में बात की कि आने वाले टाइम में ही विल बी अ ग्रेट बैट्समैन फॉर पाकिस्तान। पूरी दुनिया के अंदर जो लीग क्रिकेट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड होगी। क्या ज़्यादा जल्दी नहीं है किसी को कंपेयर करना? मैं शायद मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इस सेंस में कह रहा हूँ, अभी यंग हैं, अभी नया नया कैरियर स्टार्ट हुआ, इतनी बड़ी इनिंग्स उन्होंने नहीं खेली, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना भी तो प्रेशर सिचुएशन बनती है। देखिए प्रेशर बनेगा तो सही, बट उन्होंने करके दिखाया कि वो प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मैचेस में इंपॉर्टेंट नॉक्स खेलें, और उनके अंदर सारी वो सलाहियत मौजूद है। इसीलिए इतने बड़े नाम अगर अपनी आवाज़ उनके लिए उठा रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि उनका वर्क एथिक अगर आप देखें, उनकी अगर आप बातचीत में एक मैच्योरिटी देखें, और फिर साथ उनका टैलेंट और इंटेंट देखें, तो ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एक स्टार प्लेयर बनाने के लिए। अब बात सारी आती है कि आप कंसिस्टेंसी से इन चारों चीज़ों के ऊपर काम करते रहें, और उन चीज़ों से दूर रहें जिनसे हमने पहले देखा कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर्स हमारे ज़ाया हो गए। किसी वक्त अपनी फेम को हैंडल नहीं कर पाए, कभी किसी और वजह से वो टीम से आगे पीछे हो गए। अहमद शहजाद को लोगों ने बड़ा कहा कि फ्यूचर स्टार होंगे, उमर अकमल को एक टाइम पर विराट कोहली से कंपेयर किया जाता था। तो ये ज़रूरी है कि प्लेयर अपने आप को, जब उसके पास फेम आ जाए, जब उसके पास अपॉर्चुनिटी हो, जब इवन अथॉरिटी हो कि आप उठना बैठना उन लोगों में शुरू कर दे जिनके पास पावर होती है, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ये बड़ी की होगी, और आई होप कि इनके इर्द गिर्द जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो इनको समझाती भी रहे। बट ओवरऑल जितना साइम अयूब को मैंने भी देखा है, जितनी उनसे मेरी बातचीत हुई है, अक्सर पिच पे हम जाते हैं तो बातचीत होती है, तो बड़े एक मैच्योर और बड़े सुलझे हुए प्लेयर नज़र आते हैं। और आई थिंक दैट इज़ द की। इंशाल्लाह जिस तरह का टैलेंट उनका है, अगर इसी एटीट्यूड से वो रहे तो डेफिनेटली मैं भी समझती हूँ कि इंशाल्लाह बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है उनका। खुरम भाई, ओपनिंग डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक आपको पता है कि बाबर आजम, साइम अयूब बैटिंग करेंगे। तीसरा नंबर फखर जमान। आपके पास खबरें होती हैं, आप बताते नहीं, अलग बात है हमें लेकिन खबरें ये भी आ रही थी कि फखर जमान को शायद कहा गया है कि न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे, अगर आप नहीं करते तो अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, आपको पता है कि फ़खर ज़मान काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर हैं, काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर हैं। देखिए इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन बनाया साइम अयूब और इसका बाबर आजम का। रिसेंटली जिस तरह से उन्होंने PSL में भी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से परफॉर्म किया, थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने परफॉर्म किया है। फिर नीचे देखें फ़खर ज़मान एक काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर है, आते के साथ ही एग्रेसिव नहीं खेलते हैं, और आते के साथ ही थोड़ा सा वो प्रेशर बिल्ड कर देते हैं दूसरी टीम के ऊपर। फिर नीचे आपको पता है मोहम्मद रिजवान जिस तरह से हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर हैं और रना बॉल जाते हैं। फिर नीचे आपके पास फायर पावर हिटिंग मौजूद है, स्पेशली इफ्तिखार की मैं बात करूँगा, जिस तरह से डेप्थ ओवर में जाके वो हिटिंग करते हैं। फिर आपके इमाद वसीम मौजूद हैं, फिर शादाब खान बजाते खुद भी आपने रिसेंटली भी देखा है परफॉर्म किया है T20 के हवाले से। तो एक पाकिस्तान के पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और पाकिस्तान के लिए सीरीज़ भी यूज़फुल रहेगी और अपकमिंग वर्ल्ड कप के लिए भी काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। खुरम भाई से एक सवाल है, आपने उस्मान खान की जगह कोई नहीं बताई, नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी खबर? अंदर की बात निकल रही है, बताते नहीं, अंदर की बात निकल रही है आप। देखिए ये तो $1 बिलियन क्वेश्चन है ना। देखिए उस्मान खान वैसी बात है, उन्होंने रिसेंटली जिस तरह से परफॉर्म किया PSL में, 2 उन्होंने 100 भी किया, एक 96 की इनिंग भी खेली, और देखिए उन्होंने एक सेक्रीफाइस भी किया, यूई को उन्होंने छोड़ा, पाकिस्तान में आया। फिर जिस तरह की उनके ऊपर लीगल नोटिस वगैरह भी हुए, और पाकिस्तान को उन्होंने प्रायोरिटी दी। देखिए और पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और एक देखिए ऑनर की बात है, उनको ग्रीन शर्ट भी मिल रही है, और हर देखिए प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो एक सितारा पाकिस्तान के लगाए। सितारा पाकिस्तान तो आप इस वक्त ना
साबिक कप्तान के पास बैठे, आप बताया करें अंदर की बातें, आप बताते नहीं हैं। इन्होंने अभी भी सारी बात बता दी है, पर वो बात वो नहीं बताइए। नहीं, देखें इस सीरीज के अंदर देखें जहाँ तक देखें मेरी राय हो सकती है कि इसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि सीरीज इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, बिफोर वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान ने इसके अंदर डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट करना है बिफोर गोइंग टू द वर्ल्ड कप। और जाहिर सी बात उस्मान खान को भी चांस मिलेगा, काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर हैं, तो वो भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि अच्छा कप्तान, एक परफॉर्म चीज़ करेंगे। फ़खर जमान का तो मैंने पूछा, लेकिन उस्मान खान पे आना चाहूँगा। मैं नाम नहीं कोट करूँगा, मैं एक्स कोच की बात कर रहा हूँ जो यूए टीम के जिनके अंडर मैं भी खेल चुका हूँ। उन्होंने बड़ा एक अच्छा पॉइंट लिखा हुआ था सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा था कि दो चीज़ें हैं यहाँ पर, आप इस पर कोट लाजमी अपना कोट कीजिएगा। उस्मान खान मुझे पता है यूए की तरफ से अगर खेलते हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, IL T20 था, या शायद की बात IPL, मुझे नहीं लगता कि उनको चांस मिलना था, शायद कुछ और लीग PSL जैसे उनके लिए चल रहा है, या T10 लीग थी। उसके अलावा एज अ टेस्ट नेशन एक बड़ी चीज़ होती है, पाकिस्तान को आप सर्व कर जाते हो, आपके पास और दरवाजे खुलते हैं एज कम्पेयर टू नॉन टेस्ट नेशंस। ये फ़र्क है, लोगों को समझना पड़ेगा कि यार पाकिस्तान खेलना एक अलग चीज़ है एज अ टेस्ट नेशन, नॉन टेस्ट नेशन के लिए खेलना एक अलग चीज़ है। बिल्कुल अलग चीज़ है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपका होम कंट्री है, जहाँ पे आप पैदा हुए, आपकी मेमोरी, आपकी फैमिली वहाँ पर मौजूद है। तो कौन अपने फैमिली से दूर रह के रोज़ी कमाना चाहता है? हम सब बाहर ट्रैवल भी करते हैं, लेकिन जो सुकून आपको अपने मुल्क में होता है, हालात जैसे भी ऊपर नीचे होते रहें, अगर आपकी फैमिली करीब है, आपकी कोशिश होती है कि आप अपने मुल्क में रहें। आई थिंक उन्होंने बड़ी कुर्बानी दोनों दफ़ा दी, यहाँ से बाहर जाने के लिए बड़ी कुर्बानी दी, घर से दूर रहे, मुश्किलात देखी, किस किस हालात में रहे। उसके बाद अब जो उन्होंने कुर्बानी दी, आई थिंक वो भी बहुत बड़ी। और मेरा सिर्फ डर ही है कि पाकिस्तान का सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली जो सिलेक्शन का हमारा सिस्टम है, जो अब जिस तरह हम प्लेयर को खिलाते हैं, वो जो हमारा तरीक़ेकार है, उसमें कहीं उस्मान खान की ये कुर्बानी ज़ाया ना हो जाए। मेरे ख्याल से जिस तरह की जिन भी लोगों ने उनसे जो भी वादे किए हैं, क्योंकि जिस तरह का फ़ैसला उन्होंने किया है वो विदाउट किसी गारंटी का फ़ैसला नज़र नहीं आता। मतलब खाली आप फेथ के ऊपर ये करना बहुत बड़ी बात होगी, अदरवाइज़ एक फ्यूचर उनका सिक्योर था यूएई में। पाकिस्तान में एक दो प्लेयर्स के अलावा आपको हार्डली किसी का फ्यूचर सिक्योर होता है, क्योंकि किसी को भी कोई भी वक्त कोई भी आके बदल सकता है। तो आई थिंक यहाँ पर ज़रूर हमें सोचना चाहिए। हमने देखा है इमरान ताहिर कितना बड़ा नाम बने, सिकंदर रज़ा भी बाहर गए हैं, बहुत से और प्लेयर्स हमने देखे जो बाहर जाके जिन्होंने अपना एक नाम बनाया, और उन नाम की वजह से शायद उनके मुल्कों की भी पहचान बन गई है। तो आई थिंक बहुत बड़ी कुर्बानी है, और आई होप, मेरा सिर्फ ये है कि उनको मौका पूरा दिया जाए। फिर वो उस मौके को अवेल करते हैं नहीं करते वो एक अलग बात है, पर उनको मौका ज़रूर मिले, प्रॉपर मौका आप कह रहे हैं उनको दिया जाए। लेकिन यहाँ पर खुरम में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहिए, अगर आप इजाज़त दें तो। जैसे कप्तान ने बात की, सिकंदर रजा की बात करें, डिफरेंट प्लेयर्स की बात करें, वहीं अगर मैं नॉन टेस्ट नेशन यूएई का यूएई की अगर मैं बात करूं, यूएई की बात करूं तो यूएई के अंदर ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको मैं जानता हूं। मुझे मौका मिला खेलने के लिए, शैमान अनवर उनमें सबसे बड़े प्लेयर थे, सियालकोट स्टैलियंस के लिए बहुत अरसा खेलते रहे, कुछ चांस यहाँ पर नहीं मिला, जाके यूएई को रिप्रेजेंट किया। नवीद एक फास्ट बॉलर होते थे, उनको यहाँ पर चांस नहीं मिला, उन्होंने जाके यूएई को रिप्रेजेंट किया। उस्मान खान भी ऐसी केस स्टडी है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी केस स्टडीज़ हैं, राइट टाइम पे चांस नहीं मिलता, फिर उनको हम ज़ाया करते हैं। फिर हम बात करते हैं खुरम भाई, बैठ के टीवी के ऊपर भी हम हर जगह बात करते हैं कि नहीं यार, इसके लिए पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान होना चाहिए, बाद में कोई और कंट्री होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, देखें काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस किया है, स्पेशली देखें पाकिस्तान ऑलवेज फर्स्ट। और आपको पता है कि कराची बॉर्न है, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो उनका अच्छा डिसीजन है। वो पहले भी वो यहाँ से खेलना चाहते थे, अनफॉर्चुनेट रहा वो यहाँ से उनको मौका नहीं मिला उस्मान खान को। फिर वो यूएई गया, यूएई की तरफ ट्रैवल किया, वहाँ उन्होंने सारी क्रिकेट खेली, उनको वहाँ मौका भी मिला, वो IL T20 में भी आ गया है, और एक अच्छा उन्होंने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी लिया। फिर देखें बैक टू बैक वो परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। पिछली सीज़न में उन्होंने परफॉर्म किया, सीरीज़ में तो बिल्कुल ही टोटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। जिस तरह से देखें T20 के अंदर बैक टू बैक 200 इस ह्यूज माइलस्टोन, फिर उसके अलावा एक 96 की इनिंग खेली, तो काफ़ी नज़रों में आए, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुए, और एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। जिस तरह से काकुल में भी काफ़ी फिटनेस के हवाले से भी काफ़ी फुली फिट नज़र आए, और तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड ये है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान की तरफ से, जैसे उनको मौका मिले। इसमें एक बात मैं सिर्फ आपको ऐड करूँ, जैसे इसकी एक और रीसेंट मिसाल टिम डेविड की है। सिंगापुर से वो खेले, और उसके बाद जब बहुत अच्छा खेलना शुरू किया, लीग्स में खेलना शुरू किया, तो ऑस्ट्रेलिया से कॉल अप हो गया। इस साल उनको कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप किया गया है, पर 2 साल उनको खुला पूरा मौका मिला है ऑस्ट्रेलिया से। तो आई थिंक ये ज़रूरी है, एक केस स्टडी है ना, एक ये, हाँ ये ज़रूरी है कि आप उनको मौका पूरा दें। और फिर उनका फ़र्क ये है कि चाहे वो सिंगापुर से खेलें या ऑस्ट्रेलिया से, उनके लिए डिफरेंट लीग्स के दरवाजे खुले रहेंगे।
उस्मान खान की कुर्बानी इसलिए बहुत बड़ी है कि जब वो पाकिस्तान के लिए आ गए तो आधी लीग्स के दरवाजे अभी बंद हो जाएंगे, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इनका मौका जो है इनको पूरा और अच्छी तरीके से देना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि डर्क डेनिस भी आपको याद है नीदरलैंड्स के लिए खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया ने पिक किया था काफी आयरिश प्लेयर भी आए हैं जो खेल आयरिश, हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है साउथ कि किस तरीके अफ्रीका, से आप आयरलैंड, उनको न्यूजीलैंड, ये आपस बिल्कुल में ऐसे बहुत काफी। ज़्यादा चेंज। कप्तान थोड़ा सा वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स के ऊपर आना चाहेंगे। मैथ्यूज की कप्तानी, वेस्ट इंडीज टीम इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, आपको पता वर्ल्ड चैंपियन भी उसका हिस्सा थी मैथ्यूज, बल्कि आप ही बता रही थी कि ओपन उन्होंने किया था उस इनिंग्स के अंदर। कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है थोड़ी लंबी सीरीज पाकिस्तान के लिए, T20 वनडे भी, इसके बाद हमने मुश्किल तरीन सीरीज खेलनी है, वो इंग्लैंड में खेलनी है। कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए? देखिए हेली मैथ्यूज़ को मैंने बिल्कुल यंग जिस वक्त वो आई थी वहाँ से अब तक इनको देखा है, और इनकी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि इनको जब से कैप्टनसी मिली है इनकी गेम में बिल्कुल फ़र्क नज़र आ गया है कि बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मैचेस जितवाए हैं। अभी वर्ल्ड कप में जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ उसमें सिंगल हैंडली पाकिस्तान से भी मैच जितवाया और भी मैचेस जिताए। वेस्ट इंडीज़ टीम जनरली ऑन द डिक्लाइनिंग साइड है, इनकी साइड इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनी हुई। डॉटिन इनका एक बहुत बड़ा नाम था, वही बोर्ड के साथ मसले मसाइल की वजह से वो छोड़ के चली गई, वो अब सिर्फ लीग्स खेलती हैं, इसलिए बैटिंग में इनके थोड़ा सा फ़र्क मौजूद है। बट अगर हीली और टेलर खड़े रहते हैं इकट्ठे तो फिर ये किसी भी टारगेट उनके लिए छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे T20 हो चाहे वनडे क्रिकेट हो। तो उस तरह से टीम इनकी अच्छी है, बॉलिंग इनकी ओवरऑल अच्छी है, एथलेटिक ये ज़रूर है, बैटिंग में इनकी थोड़ी कमी है। तो मुझे लगता है हमारी पिचेस पे इनको प्रॉब्लम ज़रूर होगा, और हमारे जो स्पिन डिपार्टमेंट है, नशरा इस वक्त, नशरा और सादिया टॉप 5 बॉलर्स में मौजूद हैं दुनिया में। आपके पास डियाना है, फातिमा सना है, आपके पास एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान टीम का डेफिनेटली चांस अच्छा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने उस दिन भी ये ऐड ऑन करा था खुरम भाई के लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पाकिस्तान वुमेन्स विंग लिटरली काम कर रहा है, क्योंकि आप देखें जितनी ज़्यादा सीरीज आपको मिल रही है उतना ज़्यादा आपको इम्प्रोवाइजेशन अपनी पाकिस्तान वुमेन्स टीम में नजर आता है। मुझे पता आलिया रियाज को मैं यहाँ बैठ के खुद क्रिटिसाइज करता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि यार पिंच हिटर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना टेक्निक अपना बिल्कुल बदली है, अपने आप को उस चीज़ में ढाला है पाकिस्तान टीम में कि एक बैकबोन की हैसियत रखती हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितने ज़्यादा मैचेस मिलेंगे उतनी ज़्यादा लड़कियां आपके सामने नजर आएंगी। नहीं बिल्कुल, आपने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में विमेन में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट होने स्टार्ट हो गई रिसेंटली। जिस तरह से आपका T20 कप हुआ, पाकिस्तान कप हुआ, फिर आपके डिफरेंट कैंप्स लगे, पहले कराची में लगा, फिर उन्होंने लाहौर के अंदर लगाया, फिर मुरीद के वगैरह में लगा, फिर आपकी अंडर-19 हुई, तो काफ़ी सारे जो है बैकअप प्लेयर्स आ रही हैं और आपका पूल जो है काफ़ी इंक्रीज़ होता रहा है। पाकिस्तान को देखें कमी होगी थोड़ी सी जो आपको कैप्टनशिप के हवाले से, हालांकि नीरज डार वेरी एक्सपीरियंस कैंपेनर है, उससे पहले आलिया रियाज ने भी की। देखें जिस तरह से सना थी, सना ने आती थी एज ए ऑलराउंडर जो है, इस तरह की हम जो अभी इस वक्त जो है कैप्टनशिप वहाँ मिस करेंगे। कप्तान थोड़ा सा निदा डार की बात करूं क्योंकि आपकी कप्तानी में खुद भी वो खेलती हैं, वन ऑफ द बैकबोन्स है पाकिस्तान टीम की। अगर मैं बैटिंग में बात करूं चाहे बॉलिंग में बात करूं, बैकबोन की हैसियत रखती हैं, लेकिन आपने भी फ्यूचर की तरफ भी देखना होता है। उनके बाद कौन सा ऐसा नाम आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है जो कि पाकिस्तान को न्यू हाइट्स की तरफ लेके जाएगा? मसला ये जिसका नाम मैंने लिया उसको बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, इसलिए नाम मैं ना लूँ, एक का नाम तो ना लूँ बेहतर है। आई थिंक डियाना में मुझे ओवरऑल लीडरशिप डियाना में लीडरशिप क्वालिटीज नज़र आती हैं। फातिमा सना ने न्यूजीलैंड में बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की जब उनको मौका मिला। आई थिंक वो अच्छी आपके पास एक यूनिट अब बन चुकी है पाकिस्तान टीम के अंदर। नशरा हैज़ गॉट गुड हेड ऑन हर शोल्डर्स, वो भी एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। तो प्रॉस्पेक्ट सब आपके पास अच्छे हैं, बस नज़र ये आ रहा है कि आप इसको लेके चलते जाएं आगे। निदा, बिस्मा, हो सकता है ये T20 वर्ल्ड कप शायद उनका आखिरी हो ना हो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपको नए लोगों को लाना है। बांग्लादेश में वर्ल्ड कप है तो आई थिंक बड़ा क्रूशल होगा बिस्मा निदा दोनों का। अच्छी चीज़ ये बिस्मा जो वो एक एक्सीडेंट हुआ था लड़कियों का, उसके बाद वो कैंप वापस ज्वाइन कर लिया। गुलाम फातिमा की इंजरी ज़्यादा सख्त हैं, वो मैं जो भी सुन रहे हैं मैं चाहती हूँ दुआ गो भी रहें कि जल्दी वो रिकवर हों, क्योंकि उनकी सीरीज़ छूट गई है। वनडे में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल था एज ए लेग स्पिनर, तो होपफुली अल्लाह करे कि इंग्लैंड सीरीज़ तक वो ठीक हो जाए। कप्तान थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं वुमेन्स टीम पे थोड़ा सा और पूछना चाहूँ, जब बार बार बात होती है, जब ठीक है वो एक माजी था, पिंच हिटिंग की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने जितने मैचेस पाकिस्तान वुमेन्स टीम के देखे हम कहीं ना कहीं फ्लॉ जो हमें नजर आता है वर्ल्ड कप के अंदर भी था, वो था फिनिशर आपके पास नहीं था। आलिया रियाज ने ड्रामेटिकली अपने आप को चेंज जरूर किया, लेकिन स्टिल आपको मुझे लगता है कि एक दो फिनिशर और चाहिए जो कि तगड़ी इनिंग्स खेल सकें। अगर फिनिशर की बात करूं, आयशा नसीम के बाद किसको ऐसा फिनिशर हमें बनाना पड़ेगा, हमें उस रोल में उसको ढालना पड़ेगा?
देखिए आयशा नसीम का नुकसान तो ज़्यादा है, बट फातिमा सना अगेन वही नाम मेरे सामने आएगा कि उन्होंने जिस तरह की 80 की रन की बैटिंग की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वनडे में, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त बारियां ली, 2 दफ़ा 90 और किया वनडे में, और T20 में भी बड़ा अच्छा खेलती है। तो वो एक ऐसा पोटेंशियल है निदा के साथ जो नीचे जाकर आलिया, निदा और फातिमा, अगर इन तीनों को आप लेके चलें तो आई थिंक एक बड़ी ज़बरदस्त आपकी मिडिल ऑर्डर बनता है। नतालिया परवेज़ एक और प्लेयर हैं कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, बड़े अरसे से टीम के साथ हैं, उनके अंदर भी ऐसी ज़रूर सलाहियत मौजूद है, अगर वो अपने आप को अच्छा अप्लाई करें तो वो भी पावर हिटिंग कर सकती हैं। पर ये 3 नाम जो है निदा, आलिया और फातिमा, आई थिंक ये तीनों जो हैं वो आपका मिडिल को संभाल सकती हैं। अब उमायमा को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, आई थिंक वो बड़ी अच्छी प्लेयर है, ठीक है बैड पैच किसी पे आता है, पर जितनी टैलेंटेड प्लेयर उनको ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली उनको इन्होंने बिल्कुल उससे बाहर कर दिया। बट वही आपका मसला आ रहा है कि जहाँ ओपनिंग में आपके पास वो तेज़ खेलने वाले लोग मौजूद नहीं, तो आप स्टार्ट स्लो ले रहे हैं जनरली, और फिर जब मिडिल में आके आप एकदम से बर्स्ट करते हैं तो वो अच्छी टीमों के अगेंस्ट काम नहीं करता। जो हल्की टीमें होंगी जहाँ पे 1-2 बॉलर आपको मिल जाते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान टीम के लिए आसानी है। तो अब सिद्रा अमीन को वापस लेके आए हैं T20 में भी, मुनीबा अच्छा ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करी हैं, बिस्मा कंसिस्टेंट कर रही हैं, तो आई थिंक ओवरऑल टीम की शेप अच्छी ज़रूर बन रही है। बट आई थिंक फातिमा सना को मज़ीद यूटिलाइज़ ये लोग कर सकते हैं, और तूबा हसन एक और प्लेयर हैं जो लेग स्पिनर है, पर आई थिंक उनकी बैटिंग भी बड़ी अच्छी, उनको भी ये थोड़ा सा अगर मौका दें तो उनको भी एक फिनिशर के रोल में देखा जा सकता है। ये जैसे खुर्रम भी बात करी है पाकिस्तान टीम की, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करूं, वन डाउन या मिडिल ऑर्डर की बात करूं, तो आपके पास स्टेबिलिटी वाले प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन आपको वो प्लेयर्स चाहिए जो कि एग्रेसिव अप्रोच रखें, वो अनफॉर्चुनेटली आपके पास ऊपर नहीं है। तो क्या फातिमा सना या आलिया रियाज को क्या मिडिल ऑर्डर के अंदर चौथे या 5वें नंबर पर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा मैं इस चीज़ में ऐड ऑन करना चाहूँगा। पता है रिसेंटली बिफोर आपका ईद जो है वहाँ पे कैंप लगा, उसके अलावा काफ़ी टारगेट मैचेस भी हुए, वनडे के भी मैच करवाए, फिर T20 भी कराए, फिर उसके अंदर स्पेशली जो है काफ़ी आपका पावर हिटिंग के ऊपर वर्क किया गया। जैसे आपको बताया कि रिसेंटली जो है हनीफ मलिक टीम के साथ आए हैं, PSL में काफ़ी उन्होंने परफॉर्म किया है, फिर टीम के साथ उन्होंने 19 और पाकिस्तानी के साथ काफ़ी ट्रैवल किया है। तो स्पेशली उनका जो था रोल दिया गया था कि वो पावर हिटिंग के ऊपर वर्क करें, और मुतशिम रशीद जो है काफ़ी अच्छे उन्होंने प्लान्स वगैरह बनाए हुए हैं, स्पेशली डेप्थ ओवर के हवाले से। आपको पता है कि रिसेंटली जो पाकिस्तान सीरीज़ जीत के भी आया है, तो काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर हुए हैं। फिर सही कहा कि तूबा हसन वगैरह की, आयशा जफ़र की टीम में काफ़ी अर्से बाद वापसी हुई है, तो एक सीरीज़ जो है काफ़ी यूज़फुल होगी अभी जो है। आयशा जफ़र का नाम मैं लेना भूल गई, वो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट बात है कि वो भी एक टॉप में, अगर हम पावर प्ले को यूज़ करें, अगर वो अपने आप को अप्लाई करें तो वो तेज़ रन्स बना सकते हैं। मैडम, क्योंकि वो पाकिस्तान वुमेंस पे हम बात करेंगे कल भी, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सना मीर को इस वक्त जाना है किसी निजी मसरूफियात की वजह से, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं। इस वक्त आपको पता है हॉकी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अजलान शाह, बड़ा एक टूर्नामेंट पाकिस्तान ने इस वक्त खेलना, और हेड कोच की अभी भी तलाश जो है वो जारी है। इक़्तिदार के ऐवानों से उठने वाली आवाज़ों से लेकर अवाम के मसाइल तक कौन कर रहा है अवामी सियासत, माहिरीन की राय से लेंगे मुल्की मंजरनामे का जायजा। बड़ी कुर्बानियां हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, पाक फौज रोज कुर्बानियां दे रही है। काम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है, मंजिल तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। हर सेक्टर का एक मास्टर प्लान बन रहा है, अगले 1 महीने में वो रोल आउट होगा। वो एक ऐसी लीडर है जिसने कहा कि वो महंगाई के खिलाफ काम करना चाहती है। हमारी बीबी साहब वज़ीर आला बनी इस्तेमाल के अंदर, तो उन्होंने खड़े होकर कहा जितनी में वज़ीर आला ट्रेनिंग मैचेस की उतनी वज़ीर आला में पोजिशनल मैचेस की। पाकिस्तान की ये सरहद भी, इसमें यहाँ पर भी अमन कायम हो गया, तो फिर पाकिस्तान में मुआशी हवाले से खुद निसारी की मंजिल की तरफ गामजन होगा। पाकिस्तानियों के दिल जो है वो कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। बेलाग तबसरों और आज़ादाना इजहार राय के लिए सिर्फ PTV न्यूज़ पर देखिए प्रोग्राम जायजा। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, इसी तरह मुआशी बहाली के एक नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब आ गया है, फैल गया है, शिद्दत हिद्दतें आ गई हैं, उसको तो मिनिमाइज और नॉर्मलाइज तो करना है। तमीज़ और अखलाक के दायरे में होना चाहिए सब कुछ। आप अपना इज़हार तमीज़ और अखलाक के साथ भी बता सकते हैं। यूथ सबसे अहमियत
इसके लिए क्या चीज़ें हैं जो असम्बली में जाकर कह सकते? हमें ठोस इकदाम उठाने चाहिए, कोई यूथ को हम इंगेज करें, ख्वाह वो स्पोर्ट्स की तवस्सुत से हो, स्कॉलरशिप की तवस्सुत से हो या स्किल डेवलपमेंट की तवस्सुत से हो। सबसे पहले पाकिस्तान की बात हो, असेंबली के अंदर पार्टियों की बात में हो। इलेक्शंस का होना और पार्लियामान का बनना, ये मेरे ख्याल से ये पहली जीत है। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपको सना मीर हमारे साथ मौजूद थी, उनकी निजी मसरूफियात की वजह से उनको जाना पड़ा। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं द सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, अब्दुल मोइश शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। सलाम जी। शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया, गुज़िश्ता ईद मुबारक आपको भी। शाह जी, हम ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वुमेंस टीम का। आपको पता है वेस्ट इंडीज़ टीम यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान नेशनल जो मेंस टीम है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है। लेकिन एक अच्छी बात, जब हम वुमेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल मैच के अंदर पहली दफ़ा एक खातून जो उनसी अंपायर वो हिस्सा लेंगी। देखें वैसे ये तो अच्छी बात है, आप वुमेन फोक को जितना प्रमोट करेंगे डिफरेंट, उसमें ये नहीं है कि आप एज अ प्लेयर ही उनको प्रमोट करें, एज अ ऑफिशियल प्रमोट करें, एज अ कोच प्रमोट करें, एज अ ट्रेनर प्रमोट करें। आपने देखा PSL में भी मुल्तान सुल्तान के साथ वुमेन ट्रेनर्स थी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखें आपने अगर वुमेन को ऊपर लाना है और उनको तो फिर सब डिपार्टमेंट्स को आपने उनको प्रमोट करना है। और ये बहुत अच्छा मेरा ख्याल स्टेप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ICC की तरफ से, कि उन्होंने वुमेन उन्होंने भिजवाया ऑफिशियल और वो कंडक्ट करेंगे। और दूसरा देखें, पाकिस्तान में ज़्यादातर ये है कि हम थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो वुमेन के लिए हम कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सारी स्पोर्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ, मैं हॉकी की बात कर रहा हूँ। अब नेशनल टीम हॉकी की कोई नहीं है वुमेन की, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए। बल्कि इस तरह और जो गेम्स हैं, जो वॉलीबॉल थोड़ा सा उन्होंने स्टार्ट लिया है, वॉलीबॉल में अच्छी, फुटबॉल की सब दूसरे किसी और कोच ने भी ज्वाइन किया पाकिस्तान टीम को। जी, वॉलीबॉल की बड़ी अच्छी टीम है। इनफैक्ट बास्केटबॉल में एफर्ट हो रही है, इस तरह ही फुटबॉल में ऑलरेडी है। तो इस तरह आप अगर ज़्यादातर स्पोर्ट्स में वुमेन को भी प्रमोट करेंगे तो वुमेन कल टाइम तो लगता है। ये नहीं है कि हम आज ही आप एशिया में अच्छा खेलेंगे और एशिया में आप टॉप की टीम्स में हो जाएंगे, ये नहीं होता, कहीं दुनिया में नहीं होता। आपको स्लोली और स्टेडीली आपको प्रोग्रेस करना पड़ता है, खासकर ऐसी स्पोर्ट्स में जहां आपका बेस नहीं है। बेस एस्टेब्लिश करना पड़ता है, फिर लेके चलना पड़ता है। तो बड़ी अच्छी एफर्ट है, इसमें कोई शक नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि जब आप खुद भी बात करते हैं वुमेंस का, क्योंकि आपको याद है आप सब हाईलाइट करते हुए हैं, सना भी बहुत हाईलाइट करती हैं कि हम मेंस की बात करें, उनके पास बहुत से मौके होते हैं डोमेस्टिक से वापस आने में। पाकिस्तान टीम के वापसी के PSL है, डोमेस्टिक सर्किट है, वहाँ से वापस आते हैं। अगर वुमेंस की बात करूँ तो हार्डली आपके पास एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा टूर्नामेंट्स हैं नहीं। बिल्कुल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि पाकिस्तान ने रिसेंटली जो स्पेशली विमेन क्रिकेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स वगैरह करवाए हैं। इन फ्यूचर भी इनका प्लान है काफ़ी सारे करवाने का। जिस तरह से अभी रिसेंटली आपने देखा कि इस्लामाबाद में T20 टूर्नामेंट हुआ, फिर फैसलाबाद के अंदर आपका पाकिस्तान कप हुआ, फिर बिफोर आपके 2 कैंप्स वगैरह लगे, एक आपका कराची में लगा, फिर एक आपका मुरीद के में लगा, एक फिर आपका लाहौर में, जिस तरह से उन्होंने वहाँ के प्लेयर्स वगैरह को बुलाया। फिर उससे पहले जो आपके यहाँ अंडर-19 की हुई, काफ़ी ज़्यादा आपके पास पूल बैकअप पूल आ गया। फिर अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से आप शाहजी से बात कर रहे थे, इस चीज़ में मैं एक 2 चीज़ ऐड ऑन करूँगा। खाली आपके देखें विमेन को उन्होंने एज ए ऑफिशियल्स पे नहीं लेके आए, काफ़ी सारे जो आपके भी जो रिसेंटली जो कोचिंग कोर्सेज वगैरह होते हैं, जो आपके PCB का प्रोग्राम है, मैनेजर कोच एजुकेशन, इसके अंदर भी काफ़ी सारी विमेंस ने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी सारे लेवल 1 भी किया है, लेवल 2 भी किया है। इन फ्यूचर जो आप काफ़ी जो है विमेन क्रिकेटर्स को भी इस तरह से आप जो है ना डिफरेंट प्रोफेशन में आते हुए देखेंगे। शाह जी, अगर अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की बात करो, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आपने लास्ट टाइम भी बड़ा हाईलाइट किया था। अनफॉर्चुनेटली एक वक्त था कि जब पाकिस्तान का ही नाम लिया जाता था हॉकी के अंदर, लेकिन हमारा जो फॉल है बड़ा गंदा हुआ है। जिस तरीके से हमारी टीम, आपको पता, बहुत से टूर्नामेंट्स नहीं खेल पाई। उसके अलावा जिस तरीके से टीम अनफॉर्चुनेटली दुनिया की नंबर 1 रहने वाली 9वें 11वें नंबर की पोजीशन खेलती है, यहाँ तक के अब कोच की बात करूँ, इस वक्त कोच अयाज महमूद इनके साथ मौजूद हैं। बात हो रही थी कि इंटरनेशनल कोई फॉरेन कोच की हंटिंग इस वक्त जारी है, वो कहाँ तक पहुँचा?
नहीं, फॉरेन कोच तो उन्होंने हायर कर लिया जी, कल ही हायर किया, ऑल्ट्समैन हायर हो गए हैं और वो हायर हुए हैं। ये जो आगे दो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, एक अजलान शाह और दूसरा नेशंस कप जो पोलैंड में होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए हम अपनी बस तो मिस कर गए ना जी 2016 में। वहाँ FIH प्रो लीग थी, जो अगर हमें वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी, वो हमने फाइनेंशियल कंसंट्रेंट की वजह से वो 2016-17 में हम नहीं खेले, और नहीं खेलने की वजह से हम बाहर हो गए। हमारी रैंकिंग जो 2015 में वर्ल्ड नंबर 6 पाकिस्तान हॉकी वाज वर्ल्ड नंबर 6। ये शायद लोगों को नहीं पता, कम पता है। हम 6 नंबर के थे टीम। 6 नंबर का मतलब है कि आप ओलंपिक भी खेलते हैं, फिर आप वर्ल्ड कप भी खेलते हैं। अगर आप टॉप की 10 टीम्स में हैं तो आपके चांसेस तकरीबन 90% होते हैं मेगा इवेंट खेलने के। फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलते। चैंपियंस ट्रॉफी की आपको 2016 में वाइल्ड कार्ड मिला, पाकिस्तान नहीं गया, पाकिस्तान ने टीम नहीं भिजवाई, पाकिस्तान प्रो लीग नहीं खेला। उसके बाद पाकिस्तान की रैंकिंग हर महीने उसकी कंटिन्यूसली उसमें स्लाइड चलती गई, पर एक ऐसा वक्त आया कि 17 पे चलेगी, 18 पे चलेगी, अब फिर मुड़ के 15 पे हो गई। लेकिन अब अच्छी बात है कि जो बुख्ती साहब आए हैं, तारिक बुख्ती साहब, इन्होंने 2-3 एक एस्कारा हैं स्पेनिश कोच, हॉकी कोच, उनके साथ इनके नेगोशिएशन हुए, लेकिन वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे थे। वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट इस पोजीशन में इस वक्त नहीं थे कि वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसी फॉरेन कोच को देते। अब उन्होंने हायर किए हैं रोनाल्ड ऑल्ट्समैन, जो पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ काफ़ी दफ़ा रहे हैं, डच कोच हैं। और उनसे मेरी अपनी जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि तकरीबन 300 यूरो पर डे, 1,05,000 तकरीबन बनता है पर डे। ये अगले 2 इवेंट्स के लिए तकरीबन 1.5 से 2 महीना पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे, ट्रेन करेंगे, और ट्रेन करके पाकिस्तान टीम को, अगर आपने देखें अजलान शाह तो हमने 3 दफ़ा जीता हुआ है, हम अच्छी परफॉर्मेंस करते रहे। हाल ही में हमने नहीं की, पिछले कोई 4-5 साल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन वो जीतने वाली परफॉर्मेंस हम काफ़ी अर्सा पहले हम एग्जिबिट करते रहे हैं। अब पाकिस्तान को नेशंस कप जीतना है। नेशंस कप जीतने में फ़ायदा क्या होगा? अगर नेशन कप जीता है, नेशन कप उन टीम्स में होता है जो टॉप की 10 टीम्स नहीं हैं, तो उसको जीतने में आप प्रो लीग में आप नेक्स्ट ईयर आप जा सकते हैं। अगर आप वो जीतते हैं तो आपको प्रो लीग ऑफर हो जाएगी, और प्रो लीग में फिर जब आप बेस्ट टीम से खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, इस वक्त हॉलैंड से खेलते हैं, बेल्जियम से खेलते हैं, स्पेन से खेलते हैं, ऐसी टीम से खेलते हैं आप, तो आपका स्टैंडर्ड इंप्रूव करेगा। ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नेशन कप में, पहले तो अजलान शाह में, फिर नेशन कप में कैसी रहती है। ये खुर्रम भाई, थोड़ा सा अगर कोचेस की बात करूं, जस्ट नॉट हॉकी, बहुत से स्पोर्ट्स आप भी कवर करते हैं, मैं भी सुनता रहता हूं, शाहजी तो ऑब्वियसली लिखते रहे हैं बहुत अरसे से इस पे। कोचेस पे हमेशा ये मसला क्यों रहता है हमारा कि हम लोग ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। हम लोग सीरीज टू सीरीज कर लेते हैं, या 3 मंथ के लिए करेंगे, 2 महीने के लिए करेंगे, फिर उसमें हम रिजल्ट मांगते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है कि यार 2 महीने में कोच आया, उसको समझने में इतना टाइम लग जाता है किसी चीज़ को, आप फिर रिजल्ट भी मांगते हो उससे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि काफ़ी इस चीज़ पे पहले भी डिबेट हो चुकी है। देखें शॉर्ट टर्म पे होती है, हालांकि देखें लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, स्पेशली जिस तरह से अभी हॉकी कोच के हवाले से बात की है। जो अभी स्टार्टिंग जो खबरें आ रही हैं कि इनको सिर्फ 2 सीरीज़ के लिए स्टार्टिंग तौर पे इनको हायर किया गया, और 22 अप्रैल को ये आके इस्लामाबाद में कैंप को ज्वाइन करेंगे। फिर इनके साथ आपको पता है कि जिसान अशरफ वगैरह भी हैं, फिर फिजिकल ट्रेनर भी हैं, वो भी काफ़ी इस चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं। फिर इनके साथ जो अहमद जो है वीडियो एनालिस्ट जो हैं, वो काफ़ी डाटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया है, स्पेशली दूसरी टीम के हवाले से। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है एशियन स्टाइल में खेली जाती है, और डिफरेंट जो है यूरोपियन स्टाइल का एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। और स्पेशली देखें प्रायोरिटी इसलिए दी जाती है फॉरेन कोचेज़ को, जैसे लास्ट टाइम मेरी आपसे डिस्कस हुई थी कि एक तो देखें इनको मॉडर्न डे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक अवेयरनेस होती है, स्पेशली मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हवाले से। आपको पता है कि स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट टोटली साइंसेज जो है बायोमैकेनिक्स पे आ गई है, बायोमैकेनिक्स के ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा असर होता है। फिर इन्होंने डिफरेंट जो है लेवल किए होते हैं, स्पेशली जो है बाहर से जो है लेवल 3, लेवल 4 मास्टर कोचेज़ वगैरह, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। फिर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार होता है स्पेशली जो है वीडियो एनालिस्ट का। और हर गेम के अंदर रिसेंटली आपका जो कतर में वर्ल्ड कप भी हुआ, फिर आपका अभी सऊदी अरब में भी वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले आपने IPL सीरीज़ देखी, PSL में देखी। देखिए इसके अंदर डिफरेंट आप जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सिलिकॉन हो गया, कैनोविया हो गया, डॉटफिश हो गया, फिर इसके अंदर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वगैरह अप्लाई करते हैं, फिर उनकी आप वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होते हैं। शाह जी, थोड़ा सा अगर एनालिस्ट की बात करूँ, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है जैसे फिजियोथेरेपिस्ट को इतना खास नहीं अहमियत दी जाती, लेकिन वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी ज़िंदगी का। स्पोर्ट्समैन की बात करूँ रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, एनालिस्ट की बात करूँ, कितना इंपॉर्टेंट वो पार्ट है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, लेकिन हॉकी के अंदर अगर बात करें एनालिस्ट कितना इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। देखिए आजकल खुर्रम ने बताया, आजकल सारी ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये साइंस बन चुकी है,
और साइंस इस तरह बन चुकी है कि आपने खुद देखा होगा आजकल हर प्लेयर के जो स्निकर्स होते हैं उसमें चिप लगी होती है, उसमें ये आप करते हो अगर फॉरवर्ड है या अगर वो डिफेंस वाला है कि वो पूरा, अगर हॉकी है तो पूरा 60 मिनट में जो 4 क्वार्टर्स होते हैं उसमें उसने कितना दौड़ा, कितनी उसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन रही इस पर्टिकुलर मैच में। जीपीएस वेस्ट आजकल आ चुकी हैं, सब कुछ ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल। इसमें आपको पता लगता है, खासकर एक और भी आजकल एक सिस्टम आ गया जिसमें आपको पता लगता है कि ये जो प्लेयर है, पर्टिकुलर प्लेयर है ये क्रिकेट वाला, ये कितना एग्जर्ट कर रहा है, कितनी कोशिश कर रहा है या कोशिश नहीं कर रहा। अब मैं आपको बताऊं कि जो स्पोर्ट्स साइंसेज हैं उसमें ऐसी भी चीज़ है कि एक फ़र्ज़ करें एक प्लेयर है वो कहता है जी कि मेरा ये मसल है, ये मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पे और इसका प्रॉब्लम हो रहा है, वो ऐसी भी साइंस आ गई है कि वो ये डिपेक्ट कर लेंगी कि आया ये झूठ तो नहीं बोल रहा, ये मसल इसका सचमुच में दर्द कर रहा है, पेन कर रहा है, या इस काबिल नहीं है कि वो पर्टिकुलर मैच खेल सके। तो यहाँ तक बातें चली गई हैं। और अब तो तकरीबन मतलब ये चीज़ें, ये नहीं है कि आप 1 महीना, हॉकी में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम 1 महीना ट्रेनिंग करते हैं, 3 महीने हम सोए होते हैं, इस तरह नहीं है। आजकल स्पोर्ट्स थ्रू आउट द ईयर चलाना पड़ता है। यूरोपियन फुटबॉल में क्यों इतने आगे और हम क्यों इतने पीछे हैं? वजह सिर्फ एक है, आप ये सिर्फ देख लें कि वो 1 साल में कितने मैचेस खेलते हैं, 1 साल में कितनी ट्रेनिंग करते हैं। एशियन कंट्रीज में 1 साल में कितनी ट्रेनिंग होती है, कितने मैचेस होते हैं। उनको तो तकरीबन हर हफ्ते में 2-3 मैचेस, कंपेटिटिव मैचेस इंटरनेशनल वो खेलने पड़ते हैं, या क्लब लेवल के, टॉप लेवल के वो मैचेस खेलने पड़ते हैं। पाकिस्तान में या पाकिस्तान साउथ एशिया में या इवन मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज, कतर और सऊदी अरब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उनमें ये चीज़ें नहीं हैं। आप जितना खेलेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपका एक्सपोजर होगा, उतना आप एक्सेल करेंगे। हम चाहते हैं कि जी हम 1 महीने में, पूरा साल में 2-3 महीने ट्रेनिंग की और हम compete करें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन हॉकी के साथ, हम compete करें अगेंस्ट डच हॉकी के साथ। नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। एक तो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और हर एथलीट आजकल खुद अपनी एफर्ट करता है स्ट्रांग होने के लिए। ये नहीं है कि आप एथलीट को कुछ मतलब है कि आप उसके लिए पर्टिकुलरली जी उसका कैंप लगाया जी उसमें। नो, यू आर प्रोफेशनल, यू नीड टू गेट इनटू द टॉप शेप एवरी टाइम। लेकिन बात हुई थी जब फिजिकल फिटनेस की बात करें तो हमारे बहुत से स्पोर्ट्स के अंदर जो प्लेयर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो इसलिए भी लैक करते हैं। खुरम भाई, यहाँ पर जो, अगर मैं आसान अल्फाज में कहना चाहूँ, जो फिटनेस सेंटर्स हैं यहाँ पर वो इतने महंगे हैं कि एक आम स्पोर्ट्समैन जो कि ज़िंदगी अपनी स्टार्ट करना चाहता है स्पोर्ट्स में, जो कि बड़े ख्वाब देख रहा है और वो कैपेबल है, वो बेचारा नहीं कर सकता अपने फिटनेस पे क्योंकि उसके पास इतने वसाइल ही नहीं है इस चीज़ के। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं खुद फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, आपको पता है मैं खुद भी हेड रहा हूँ एक, और उसके हवाले से स्पेशली देखें फिटनेस के हवाले, आपने सही कहा कि ये फिटनेस सेंटर हैं थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। बहरहाल देखें उसके अंदर मॉडर्न डे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, फिर जिस तरह से वहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, फिर आपको पता है रिसेंटली जो मशीन्स वगैरह हैं पूरी दुनिया में तो काफ़ी कॉस्टली वगैरह होती हैं। तो उसके लिए तो फिर आप जो ट्रेनर होते हैं, ट्रेनर आपके साथ जो है सारे वो आपके क्वालिफाइड ट्रेनर्स होते हैं। पहले आप जाते हैं तो पूरा आपका वो BMI वगैरह करते हैं, फिर आपका एजिलिटी के हवाले से, आपकी स्पीड्स के हवाले से, फिर देखें आपको पूरा एक न्यूट्रिशन प्लान देते हैं, आपने कितनी कैलोरीज बर्न की, आपका क्या इंटेक होना चाहिए, सब चीज़ें, फिर आपकी अपर बॉडी एक्सरसाइज, फिर आपकी लोअर बॉडी एक्सरसाइज, फिर देखें आपके जो भी, जिस तरह से आपने थोड़ी देर पहले बताया कि समटाइम एथलीट्स की जो होते हैं टोटली डिफरेंट होती हैं एक्सरसाइजेज वगैरह। रिसेंटली पाकिस्तान काकुल में भेजने का यही मकसद था कि इनकी स्पीड, एजिलिटी वगैरह पे वर्क किया जाए, फिर जिस तरह से विमेन टीम के साथ जिस तरह से एथलीट लगाया गया ताकि इनके ऊपर काफ़ी काम किया जाए एंडोरेंस वगैरह पे। हमारे अनफॉर्चुनेट, सॉरी आपकी बात, क्योंकि वक्त बहुत कम है मेरे पास, क्योंकि हम लोग की एंडोरेंस और एजिलिटी को खास करके इतनी अहमियत देते नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। शाह जी, थोड़ा सा अजमल सैमुअल पे बात करना चाहूँगा। एशिया के पहले इस वक्त जो सा डिसेबल पैराग्लाइडर वो बन चुके हैं। जब डिसेबिलिटी की बात होती है, मैंने कहा ना, एक चैलेंज दुनिया समझती है, फिर एक समझती है कि बोझ है मेरे ऊपर, लेकिन उस बोझ को सर पे ना उतारना, बिठाना अपने ऊपर कि यार नहीं, मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता, ऐसे हीरोज़ होते हैं। फिर देखिए, पैराग्लाइडिंग इतनी आसान नहीं है, बाकायदा आपको एक फ़िज़िकल फिटनेस चाहिए होती है उस स्टैंडर्ड की जहाँ पैराग्लाइडिंग आप कर सकें। तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही इम्प्रेसिव चीज़ है कि एक ऐसा एथलीट जो स्पेशल है और उसने ये कारनामा दिया है और उसने ये एफर्ट किया और उसने करके दिखाया है, तो बड़ी अच्छी बात है। चलें, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि इंशाअल्लाह जो हमारे स्पेशल लोग हैं इस सोसाइटी में, वो हर वक्त आप देखें कि किसी न किसी स्पोर्ट्स में
वो एफर्ट कर रहे हैं और अपना नाम बना रहे हैं, और ये एक ट्रेंड अगर चल गया तो माशाल्लाह आगे कोई ऐसी बात नहीं है। और जो नहीं भी अभी तक आ सके सामने, तो वो भी हम देखेंगे कि वो भी आते हैं और अपने आप को मनवाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। लेकिन एक बात जाते जाते बड़ी इंपॉर्टेंट शाहजी ने कहा, ऐसे लिटरली स्पोर्ट्स और ऐसे ऐसे हमारे हीरोज हैं जो कि पाकिस्तान का नाम हर जगह रोशन करें, लेकिन हमारा भी ऐसा स्पोर्ट्स एंकर यहाँ पर स्पोर्ट्स 360 या दूसरे स्पोर्ट्स चैनल हैं, उनका काम बनता है कि उनको ज्यादा मार्केटाइज किया जाए, बताया जाए दुनिया को कि पाकिस्तान का नाम हर जगह इस वक्त स्पोर्ट्स के अंदर रोशन हो रहा है। मुझे मेरी टीम को कल तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।